सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है, यहाँ पे एजर्शन रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन है। तो एजर्शन कह रहा है कि द अर्ली मिडवल पीरियड पोजेस सम क्रिटिकल फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म but it significantly differentiated from European feudalism. The early medieval South India was a period of urban growth, as is evidenced by the flourishing craft, trade guilds, and urban centers. Right? तो कह रहा है कि इसमें से क्या सही है। Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true and but R is false. A is false but R is true. तो अगर इसको देखा जाए तो इसका सही आंसर जो हमें निकल के आता है बी है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट रीज़न है तो दोनों सही, लेकिन करेक्ट रीज़न इसका ये है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड राइज ऑफ लैंडेड इंटरमीडियरीज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ सर्फडम जो इंडिया में हुआ था, उसकी वजह से हमें यहाँ पे हमें अर्ली मिडवल में फीचर्स ये देखने को मिलते हैं। और ये जो थे पॉलिटिकल पावर्स जो थी यहाँ पे अलग थी यूरोप के बनस्बत। लैंडेड इंटरमीडियरीज का रोल अलग था और सर्फडम का सिस्टम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था जितना यूरोप में था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी निकल के आता है। राइट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि देर आर ग्रुप्स ऑफ सेक्टेरियन रिलीजियस ग्रुप्स ड्यूरिंग अर्ली मिडवल इंडिया, among them a doctrinal cult emphasis on devotional worship gained popularity. Temples became more dynamic spaces with political, social, cultural and economic factions all rolled into one. The urban centers of early medieval India can be grouped into two categories. One may be called administrative towns and the other commercial towns. As the temple attracted diversified social groups, they dented the narrative favoring exclusion. तो इसमें से क्या सही है? 1 2 4 2 3 4 1 2 3 1 एंड 2। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें निकल के आता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, चौथा स्टेटमेंट को, तो कह रहा है कि एज द टेम्पल अट्रैक्टेड डाइवर्सिफाइड सोशल ग्रुप्स दे डेंटेड द नरेटिव ऑफ फेवरिंग एक्सक्लूजन। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये सच था कि टेम्पल जो थे वो डाइवर्सिफाइड सोशल ग्रुप को अट्रैक्ट करते थे, लेकिन दे डिड नॉट नेसेसरली डेंट द नरेटिव ऑफ फेवरिंग एक्सक्लूजन। इनफैक्ट कुछ टेम्पल्स में ऐसा सीन था कि जो वो सिर्फ सर्टेन ग्रुप्स को अलाउ करते थे। ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इसलिए यहाँ पे गलत बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमारी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेलिवेंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द पीरियड between 600 to 1200 Christian era. Proliferation of Sanskrit text, growth of vernacular languages, refinement in art and architecture, emergence of distinct regional style in art and architecture.
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेलिवेंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस 600 to 1200 क्रिश्चियन एरा। तो आपको जैसे पता होगा कि जो 600 से 1200 के बीच के दौरान थे इंडिया में, तो वो उस एरा में इंडिया में हमें एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, राइट। जैसे इसका हम एग्जांपल अगर बात करें तो पहले तो छोटा सा मैप बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 600 से 1200 के बीच में हमारे इंडिया में जो था उस वक्त उसका एक इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि वहाँ पे कई सारे किंग और रूल करते थे, है ना। हर एक जगह का सीन अलग था। जैसे साउथ इंडिया में कोई और रूल कर रहा है, नॉर्थ इंडिया में कोई और रूल कर रहा है। जैसे यहाँ पे गुजरात में सोलंकी थे या चालुक्य थे, राजस्थान में चौहान थे, राजस्थान और दिल्ली में। यहाँ पे गढ़वाल थे बंगाल में और बिहार में। तो ऐसे ही हम और यहाँ पे बुंदेलखंड में चंदेल्स थे। तो ऐसे ही इस यहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी का नतीजा था कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का ही नतीजा था कि यहाँ पे फ्यूडलिज़म भी डेवलप होता है और यहाँ पे रीजनलिज़म की चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो हमें यही समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेलिवेंट फॉर द emergence of regional formation during the period between 600 to 1200 क्रिश्चियन ईयर। पहला कहता है प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज, रिफाइनमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टाइल एंड आर्किटेक्चर। तो इसका जो सही आंसर हमारा निकल के आता है, इसका जो सही तो इसका सही आंसर है प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट और रिफाइनमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोलिफरेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट होता था, मतलब जिस जगह पे संस्कृत डेवलप होती थी, वो एक सिंबल था, ये साइन था कल्चरल यूनिटी का। और कल्चरल यूनिटी जो है वो गुप्ता पीरियड के बाद से हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद से हमें एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड पॉलिटी हम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जगहों पे संस्कृत चलती है, तो कुछ जगहों पे कन्नड़, कुछ जगहों पे तमिल, तो कुछ जगहों पे बंगाली, कुछ तो इस तरह से हमें अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग स्टेट में देखने को मिलती है। तो ये हमारा पूरी तरह से गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि रिफाइनमेंट इन आर्किटेक्चर एंड आर्ट। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये तभी होता है जब अगेन एक सदियों से चला आ रहा हो, एक एम्पायर चला आ रहा हो, बड़ा एम्पायर चला आ रहा हो। क्योंकि वो अगर चला आ रहा होगा तो वहीं पे एक डेवलप्ड आर्किटेक्चर होगा। अगर एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी अगेन हमें देखने को मिलेगी तो फिर वो हमेशा युद्ध में हमेशा जूझती हुई हमें मिलेगी, अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में लड़ती रहेगी। तो यहाँ पे हमें रिफाइनमेंट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, डिस्टिंक्ट रीजनल स्टाइल इन आर्किटेक्चर वो ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन रिफाइनमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हमारा निकल के आता है 1 और 3, क्योंकि
नॉट रेलिवेंट पूछा था, तो नॉट रेलिवेंट जो है इसका 1 और 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री किचन लंगर वॉज एडॉप्टेड बाय द सिख। ठीक है, तो लंगर एक ऐसा सीन है कि जैसे लंगर एक कल्चर है, या फ्री किचन एक ऐसा कल्चर होता है कि जिसमें जो व्यक्ति होता है या जो कोई भी रिलीजन से जुड़ा होता है, वो समाज सेवा के लिए अ, लोगों को एक दिन में गरीब लोगों को या फिर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन खिलाता है। लाइक, तो जैसे हमारे यहाँ एक भंडारे का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें जैसे हमारे भंडारे का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कोई भी आके खा सकता है, और जिसको भूख लगी हो या फिर जिसको प्यास जो भी लगी हो, तो ये एज अ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है हमारे यहाँ भंडारे के रूप में। सेम कॉन्सेप्ट लंगर का चलता है सिखों में। तो ये पूछ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री किचन या लंगर ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री किचन या लंगर जो है हिंदू टेम्पल से अडॉप्ट किया गया है, चर्चेस से किया गया है, सूफी दरगाह से किया गया है, या शंकराचार्य के मठ से किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हमारा निकल के आता है, इसका जो सही आंसर है सी है, सूफी दरगाहों से। अब क्या था कि जो लंगर होता है, लंगर एक जैसा कि मैंने बताया एक प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत जो है सूफ़ी संत थे जिनका नाम था बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंज शक्ल। ठीक है, बाबा फरीद। तो इन्होंने जो है इनके टाइम पे कहा जाता है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंगर ये चालू किया था, और ये 12th और 13th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। राइट, इसी चीज़ को गुरु नानक ने अडॉप्ट किया था, और जो सेकंड गुरु थे सिखों के जिनका नाम गुरु अंगद था, उनकी वाइफ का नाम था माता खीवी, है ना, माता खीवी। ये सेकंड गुरु अंगद देव की वाइफ थी। तो ये क्या करती थी कि ये लंगर सर्विस को डेवलप करने में ये इन्होंने एक काफ़ी अहम रोल प्ले किया था। ठीक है, माता खीवी ने। इसके अलावा जो थर्ड गुरु अमरदास थे, उन्होंने पंगत संगत नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन चलाया था, जिसके तहत ये होता था कि इसमें व्यक्ति का जो सामाजिक स्टेटस है या फिर व्यक्ति का जो भी पॉलिटिकल रैंक है, जो भी, या फिर गुरु रिलीजन में उसका जो भी रैंक है, उसका कोई अहमियत नहीं था, बल्कि इस चीज़ की अहमियत होती थी कि वो भूखा है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे पंगत और संगत चीज़ें होती थी, और वहाँ पे हर कोई खा सकता था, साथ बैठ के खा सकता था। ये एक तरीके का इक्वालिटी दिखाने का भी एक तरीका था। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा मैच दी फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है। चाचनामा, रियाज़ुस्सलातीन, मिरात ए अहमदी और नुस्खा ए दिलकुशा। राइट, और ये उनसे रिलेटेड रीजन है कि ये सारे सोर्सेस जो हैं वो किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाचनामा के बारे में थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद रीजन आप खुद कर लेंगे, मैच कर लेंगे, हालांकि मैं खुद ही बताऊंगा। तो चाचनामा क्या है कि चाचनामा इसको लिखता है अली बिन हामिद बिन अबू बकर कुफ़ी, या इसे हम सिंपली कुफ़ी भी कह सकते हैं। राइट, इसका पूरा नाम है
अली बिन हमीद बिन अबू बकर कुफ़ी, या इसे आप एक वर्ड में कुफ़ी कहिए, चाचनामा इसका है। तो इसको जो इट्स सेट्स इन सिंध, ठीक है। तो ये जो इसका जो इसको लिखा गया था, सिंध की हिस्ट्री पे ये लिखा गया था, और इसमें ये लिखा गया था कि वहाँ की एक तरह से हिस्ट्री को दिखाया गया था, कैसे अरबों ने सिंध पे विजय हासिल की, ठीक है, या क्या राजा दाहिर कौन था या चाच कौन था, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हमें चाचनामा में देखने को मिलती है, राइट। तो ये हमारा इस चीज़, इसलिए इस चाचनामा जो हमारा निकल के आता है वो सिंध है, राइट। फिर आता है रियाजुस सलातिन। रियाजुस सलातिन जो है ये बंगाल की फर्स्ट कंप्लीट हिस्ट्री है ना, फर्स्ट कंप्लीट हिस्ट्री है बंगाल की, और इसे लिखता है गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी, ठीक है, गुलाम हुसैन सलीम जैदपुरी। ये और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, और पर्शियन लैंग्वेज में इसे भी लिखा गया है, चाचनामा को भी पर्शियन में लिखा गया है। हालांकि इसे पहले क्लेम किया जाता था कि अरेबिक में लिखा गया, लेकिन ये पर्शियन में लिखा गया है, राइट। फिर उसके बाद और चीज़ बताऊँ तो और कुछ ख़ास नहीं है इसमें। ये बताया गया है कि बंगाल की जो हिस्ट्री है वो बख्तियार खिलजी के अटैक से शुरू होता है ना, बख्तियार खिलजी से, और फिर उसके बाद जितने भी डायनेस्टी बंगाल में गवर्न होती है या फिर आती जाती रहती हैं, तो उनके बारे में हमें इस किताब में यानी रियाजुस सलातिन में हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो इस वजह से अगर हम इसकी बात करें तो रियाजुस सलातिन आपका बंगाल हो जाता है, ठीक है। फिर मीरात ए अहमदी गुजरात से रिलेटेड है, और ये भी पर्शियन में ही लिखा गया है, मीरात ए अहमदी भी पर्शियन में ही लिखा गया है, और इसे लिखने वाला है अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान, ठीक। और आखिर में है नुस्खा ए दिलकुशा, यानी कि ये दक्कन के लिए लिखा गया है, और नुस्खा ए दिलकुशा जो लिखा है ये भी पर्शियन में ही लिखा है, और जो नुस्खा ए दिलकुशा है ये बेसिकली आपका इसे लिखा है भीमसेन बुरहानपुरी ने, भीमसेन बुरहानपुरी। ये बेसिकली बुरहानपुर का था, मतलब फारूकी डायनेस्टी में ये रहता था, और वहीं पे ये दक्कन की हिस्ट्री लिख दिया है। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन का इन सोर्सेज का अगर हम मिलान करें, फिर से डिलीट हो गया, तो मिलान करने पे आता है कि चाचनामा जो था आपका सिंध में था, रियाजुस सलातिन आपका बंगाल में था, मीरात अहमदी गुजरात में, और नुस्खा दिलकुशा दक्कन में। तो इस हिसाब से इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4, यानी कि ये दोनों तो कैटेगरी गलत हो गए हैं। बी का 3 यानी बंगाल, ए का 4 बी का 3, ये सिर्फ ए यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ऐसे डील कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट तूफत उल हिंद 18th century source has provided a very extensive glossary। तो तूफत उल हिंद जो है, जो कि 18th सेंचुरी में लिखा गया एक सोर्स है, ये बहुत ही एक्सटेंसिव ग्लॉसरी, एक बहुत ही रिच कंटेंट हमें अवेलेबल कराता है। तो ये किस डायलेक्ट में यानी किस ज़ुबान में
डायलेक्ट मतलब एक होता है कि जैसे अ, ये लैंग्वेज तो नहीं होता, लेकिन एक डायलेक्ट आप मतलब समझिए कि जैसे हरियाणा में रहने वाला है तो वो उसकी हरियाणवी उसको कंसीडर की जाएगी, ठीक है। बिहार में रहने वाला है तो उसे बिहारी माना जाएगा, या फिर मैं बिहार का जो भोजपुरी माना जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग के एरिया में यानी कि अवध एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे उसे अवधी माना जाता है, राइट। जो मथुरा साइड में या फिर आगरा साइड के रहने वाले हैं तो उनका ब्रज माना जाता है। गुजरात साइड में जो गुजरात तरीके से बोलते हैं तो उन्हें गुजराती माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी बोलने के भी कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और चाहे वो आपका चाहे आप ब्रज की डायलेक्ट में बोलिए, या फिर चाहे आप हरियाणवी की डायलेक्ट में बोलिए, चाहे आप बिहार की डायलेक्ट में बोलिए, चाहे आप बंगाल की डायलेक्ट में बोलिए, या फिर चाहे आप गुजरात की डायलेक्ट में बोलिए। तो बेसिकली डायलेक्ट का मतलब होता है एक ही भाषा को आप किस तरीके से आप बोलते हैं, राइट। तो वही पूछ रहा है कि जो तोहफ़त उल मुहाइदीन है, सॉरी तोहफ़त उल हिंद है ना, ये 18th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई है, तो ये किस डायलेक्ट में लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है तोहफ़त उल हिंद, ये ब्रज डायलेक्ट में लिखी गई है, ठीक है। अब इस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि तोहफ़त उल हिंद जो है इस किताब में क्या लिखा है। तो ये जो किताब है, सबसे पहले तो इस किताब का मतलब है गिफ्ट ऑफ इंडिया, गिफ्ट टू इंडिया, एक्चुअली गिफ्ट ऑफ इंडिया, गिफ्ट टू इंडिया। तोहफ़त उल हिंद यानी गिफ्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इस किताब को जो लिखा है, इस किताब को लिखने वाला मोहम्मद हाशिम खाफ़ी खान है, ठीक है। ये मुग़ल टाइम पे एक स्कॉलर हुआ करता था और हिस्टोरियन भी था। तो खाफ़ी खान ने इस किताब को लिखा है, इसका नाम है तोहफ़त उल हिंद। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है जिसमें कि कम से कम 10,000 शब्द इंक्लूडेड किए गए हैं, राइट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो किताब है ये एक रिलायबल सोर्स है, रिलायबल सोर्स किसके लिए, रिलायबल सोर्स है दैट वाज कंपाइल्ड बाय स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। ऑब्वियसली ये खाफ़ी खान ने लिखा है जो कि एक रिनाउंड स्कॉलर और हिस्टोरियन था। और ये वैल्यूबल रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट है या हिंदी लिटरेचर को प्रति उनका अनुराग है, तो ये उसके प्रति जो है अपना एक अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये तोहफ़तुल हिंद जो है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि हमारा 38 क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है कि आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ हिज प्राइस control measure collapsed and under Qutbuddin Mubarak Shah Khilji, prices rose rapidly. Which one of the following chronicles travelers uh, mentions about growing price during the Mubarak Khilji's reign? तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में बता दूं तो सॉरी, मुबारक शाह खिलजी जो है बेसिकली, मुबारक शाह खिलजी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा रहता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये आपका आता है 1296 से 1316 तक ये इंडिया पे रूल करता है। 20 साल तक ये रूल करता है और इन 20 सालों में ये इंडिया में एक साउंड मार्केट कंट्रोल सिस्टम डेवलप करता है। ये अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली अपने साउंड मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक भी इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा हुए थे। इसी के टाइम पे सबसे ज़्यादा
इसी के टाइम पे एक्चुअली में दाग और हुलिया यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड जो सैनिक होते थे उनका एक फेस रिकॉर्ड रखा जाता था। तो ये भी इसी के टाइम पे डेवलप सिस्टम हुआ था। इसके अलावा एक अलग से लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी हुआ था, और मार्केट रिफॉर्म भी इसका एक फेमस मार्केट रिफॉर्म इसका एक फेमस था। तो उसी में ही बात कर रहे हैं कि आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ हिज प्राइस कंट्रोल मेजर कोलैप्स्ड एंड अंडर द कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी प्राइस रोज रैपिडली। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया। अब मुबारक शाह खिलजी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो मुबारक शाह खिलजी जो आपका इंडिया पे रूल करता है, या इसे मुबारक खिलजी कहे थे, तो ये जो रूल करता है आपका, ये आपका 1316 से 1320 तक रूल करता है। ठीक है, आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ। तो इन 4 सालों में जब ये रूल करता है, तो ये दिल्ली के सुल्तानों में पहला सुल्तान रहता है जिसने खुद को खलीफा कहा। ठीक है, इसने अपने नाम सिक्कों में खुद को खलीफा कहा। खलीफा बेसिकली एक रिलीजियस पोस्ट होती थी। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि जो खलीफा होता है वो एक बहुत ही रिलीजियस लीडर से माना जाता है, और बहुत ही उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये खलीफा था। तो खलीफा की टाइट अब तक दिल्ली के जितने भी सुल्तान होते थे उन्होंने खुद को कभी भी खलीफा नहीं डिक्लेयर किया था, लेकिन ये ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा कहा था। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी, ये अपनी जो इसके जो फादर की जो भी मार्केट रिलेटेड पॉलिसी थी, इसको बुरी तरह से रिवर्स कर दिया था। रिवर्स करें या फिर एक तरीके से इसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, और उसी का नतीजा था कि उसके टाइम पे प्राइसेस जो थी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो कह रहा है, ये कौन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये जो कह रहा है, ये शब्द जो है शेख मुबारक के हैं, या यहिया बिन अहमद सरहिंदी के हैं, सैफुद्दीन अली यज़दी के हैं, या मिर्ज़ा हैदर दगलात के हैं। तो ये जो शब्द हैं ये शेख मुबारक के हैं। ठीक है, शेख मुबारक कौन है? तो शेख मुबारक एक क्रॉनिकल है और एक ट्रैवलर है जो कि दिल्ली सल्तनत में अर्ली 14th सेंचुरी में विज़िट करता है। और ये प्राइसेस ग्रो करने के बारे में, जो उसके टाइम पे प्राइस ग्रो करते हैं उसके बारे में ही मेंशन करता है। इसी के साथ ही ये इस चीज़ को भी बताता है कि एक साउंड मार्केट सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है। साउंड मार्केट सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है, राइट। तो इसी में अलाउद्दीन खिलजी को तारीफ़ करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट सिस्टम डेवलप किया था, जिसकी वजह से जो आम जन थे उनको महंगाई का इतना सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जो मुबारक खिलजी है उसने इस चीज़ को बदल दिया, और उसकी वजह से मार्केट में इनस्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा, और दे फेसेस मोर हार्डशिप इन द मुबारक शाह खिलजीज रेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो ए है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाय विच नेम फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर कॉल्ड द कैपिटल सिटी ऑफ गोलकुंडा। ठीक है, पहला है गोलकुंडा, दूसरा है भागनगर, तीसरा है फलकनुमा, और चौथा है हैदराबाद। ठीक, तो जो फ्रेंच ट्रैवलर था फ्रैंकोई जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ये गोलकुंडा में आता है। ठीक है, और ये गोलकुंडा में कब आता है? तो ये गोलकुंडा में जो आता है, ये गोलकुंडा में 1660 में आता है, 1660 में आता है, राइट। तो उसमें ये मेंशन करता है कि इस किंगडम का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है भागनगर। ठीक, भागनगर उस मेंशन करता है। और पर्शियन जो थे इस भागनगर को हैदराबाद कहते थे।
पर्शियन जो थे भागनगर को हैदराबाद कहते थे, ठीक है। तो इसलिए वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा, भागनगर। इसके अलावा जो आपका गोलकुंडा है, गोलकुंडा आपका बेसिकली जो गोलकुंडा किंगडम था या गोलकुंडा सल्तनत थी उसका नाम था। फलकनुमा जहाँ पे निज़ाम शाही डायनेस्टी जो बाद में मुग़ल के टाइम पे अलग होके 1724 में आई थी, तो जितने भी निज़ाम शाही डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने फलकनुमा नाम के कस्बे में अपना एक पैलेस क्रिएट किया था। तो उस पैलेस को फलकनुमा पैलेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड है, ठीक है। और हैदराबाद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो आपका बी है, भाग्यनगर, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ बुरहानपुर अराउंड द who founded the city of Burhanpur around on the bank of river ताप्ती around 1400 around on the bank of ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सबसे पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। नसीर खान फारूकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह और सुल्तान कुली। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर निकल के आता है, इस क्वेश्चन का आंसर है नसीर खान फारूकी। ये 1399 में बुरहानपुर सिटी को फाउंड करता है, ठीक है। ये खानदेश के फारूकी डायनेस्टी का फाउंडर रहता है और इसी ने खानदेश में जो डायनेस्टी थी उसको फाउंड किया था। जो और इस खानदेश को जो खानदेश की जो डायनेस्टी थी ये 1610 में मुग़ल एम्परर अकबर जो रहता है उसने इस खानदेश डायनेस्टी को मुग़ल एम्पायर में मिला लिया था। तो ये खानदेश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट था। इस खानदेश की कैपिटल बुरहानपुर हुआ करती थी 1400 के आसपास। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो था ये आपका हैदराबाद सिटी का फाउंडर था। जो सिटी ऑफ हैदराबाद थी उसका फाउंडर था और ये गोलकुंडा का 5th सुल्तान था, ठीक। उसके अलावा इब्राहिम आदिल शाह जो था, इब्राहिम आदिल शाह आपका 1534 से लेकर 1558 तक ये बीजापुर की डायनेस्टी को जो थी, बीजापुर डायनेस्टी का उसका सुल्तान था। और वो मल्लू आदिल शाह को सक्सीड करके सुल्तान बना था। और ये मल्लू आदिल खान एक्चुअली था और ये पहला सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह जो खुद को शाह कहा था, ठीक है। फिर चौथा है सुल्तान कुली। सुल्तान कुली बेसिकली एक तुर्कमानी था जो कि तुर्कमानी था जो हमदान से रहता था, हमदान में रहता था और हमदान से आया था इंडिया में। हमदान बेसिकली ईरान में एक जगह है, ईरान का एक शहर है। तो वहाँ से सुल्तान कुली आया था और इसने कुतुब शाही डायनेस्टी को, जो गोलकुंडा की डायनेस्टी थी, उसको फाउंड किया था, ठीक है। तो ये मैंने कुछ और फैक्ट्स भी आपको इसके बारे में बता दिए हैं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है नसीर खान फारूकी, जो कि खानदेश डायनेस्टी का एक रूलर था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। तो ये फिर से मैच दी फॉलोइंग है। यहाँ पे लिस्ट 1 है और यहाँ पे लिस्ट 2 है। यहाँ पे सुल्तान्स हैं या फाउंडर कह लीजिए और ये सल्तनत है जिसकी फाउंड किए थे। तो सबसे पहला है मलिक सरवर। मलिक सरवर ये जो था मलिक सरवर, ये आपका जौनपुर की जो सल्तनत थी ये उसका फाउंडर था। जौनपुर में शर्की डायनेस्टी जो थी ये उसका फाउंडर था और ये सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के दौरान में इसने शर्की डायनेस्टी को फाउंड कर लिया था जौनपुर में। फिर इसके अलावा जफ़र खान। तो जफ़र खान जो था ये गुजरात का गवर्नर था पहले दिल्ली के टाइम पे, और लेकिन
मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसने गुजरात के गवर्नर ने यानी जफ़र खान ने गुजरात की सल्तनत फाउंड कर ली थी और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था। फिर दिलावर खान गोरी है। दिलावर खान गोरी जो है ये मालवा के सल्तनत का सुल्तान रहता है और इसने 1401 में मालवा की सल्तनत फाउंड की थी। और मालवा की जो सल्तनत रहती है ये 1536 के आसपास तक स्वतंत्र रहती है। फिर उसके बाद इस पर पहले गुजरात का और फिर उसके बाद मुगल्स का इस पर कब्ज़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर अलाउद्दीन हसन, तो ये बहमनी सल्तनत का फाउंडर रहता है। और ये बेसिकली जो है अलाउद्दीन जो हसन रहता है ये आपका 1346 में बहमनी डायनेस्टी को फाउंड करता है, ठीक है, 1346 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है यानी कि ए का 3, बी का 1, यानी कि इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाता है। सी का 4 यानी मालवा और डी का 2 यानी 3142 यानी 41 का सी आंसर हमारा निकल के आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि मंगोल खान तरम शिरीन इन्वेडेड इंडिया इन रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तुगलक सुल्तान। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वैसे मैं बता दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक। तरम शिरीन जो खान था, मंगोल खान तरम शिरीन जो था वो 1329 में इन्वेट करता है इंडिया में। और ये इन्वेजन कहाँ पे करता है, तो ये इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट में करता है, ठीक है। उस वक्त जो दिल्ली का जो सुल्तान रहता है वो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन माना जाता है ये आपका 1325 से लेकर 1351 तक माना जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये तुगलक डायनेस्टी का सबसे मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है। इसने दिल्ली सल्तनत के दौरान इसने बहुत सारे अपने तरफ से जो इंटेलिजेंट ये बंदा था, अपने इंटेलिजेंस के दम पे ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंजेस ला रहा था। लेकिन इसकी कोई भी जो प्लान्स थे वो ऑन दी ट्रैक नहीं जा रहे थे। जैसे इसने टोकन करेंसी लाई थी, फिर इसने कैपिटल शिफ्टिंग का भी कॉन्सेप्ट लाया था। इसके अलावा ये एक और कॉन्सेप्ट लाया था, कैपिटल शिफ्टिंग के अलावा, टोकन करेंसी के अलावा इसने एक और चीज़ लाई थी। इसने दोआब में टैक्स इंक्रीज़ किया था इस उम्मीद में कि दोआब में अच्छी खेती होती है तो वहाँ पे टैक्स अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो दोआब में टैक्स इंक्रीज़ किया। इससे इसका क्या हुआ कि उसी साल वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो ना तो टैक्स दे पाए और अकाल उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था, विद्रोह होने लगे थे। फिर इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बर्नी कहता है एक्चुअली में कि ये थोड़ा पागल किस्म का और सनकी किस्म का सुल्तान था, क्योंकि इसका मानना था कि ये रिलीजियस बंदा नहीं था, ये उल जलूल की हरकतें करता था, साइंस के बारे में बात करता था। तो बर्नी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जबकि ये साइंस के बारे में और इसे नॉलेज के बारे में इससे काफ़ी ज़्यादा रुचि रहती थी। कहा जाता है कि ये जैन संतों के साथ भी हमेशा संपर्क में रहता था। जैन संत होते थे उनके साथ भी ये संपर्क में रहता था, ठीक। तो ये था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर उसके बाद दूसरे सुल्तानों की बात करें तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये आपका तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर रहता है और ये 1320 से लेकर 1325 तक आपका दिल्ली की सल्तनत पे ये रूल करता है, ठीक है। इसका असली नाम जो रहता है ये एक्चुअली में इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी का एक
वन ऑफ द फेमस गवर्नर रहता है या जनरल रहता है। इसका उस समय इसका नाम गाजी मलिक रहता है, गाजी मलिक, है ना। कहा जाता है कि ये जो है मंगोलों के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट में ये गवर्नर था वहाँ का, पाकपट्टन जो था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में कहा जाता है। और ये बेसिकली आपका दिल्ली सल्तनत का जो एक तरीके का प्रतिष्ठा गिर गई थी खुसरो की वजह से, उसको फिर से रिबिल्ड करने का एक कोशिश करता है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। फिर फिरोज़ शाह तुगलक, फिरोज़ शाह तुगलक जो रहता है ये आपका 1351 से लेकर 1389 तक आपका दिल्ली के ऊपर रूल करता है। इस लंबे अरसे के दौरान फिरोज़ शाह तुगलक कोई ख़ास मिलिट्री कैंपेन नहीं करता है, सिवाय कुछ 2-4 के। और इसमें भी उसके जो है कहीं कहीं हालत ख़राब होने लगती है। तो ये कुछ है। फिरोज़ शाह तुगलक एक तरह से ऐसे कहा जाए तो एक मोस्ट डोरमेंट किस्म का मोस्ट फैनेटिक किस्म का दिल्ली का सुल्तान रहता है। ये जितना बेकार एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उतना ही फ्लॉड इसकी पॉलिसीज़ रहती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और बाइगोटरी बंदा रहता है ना, बाइगोटरी बंदा रहता है। इसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया, जिस एक ब्राह्मण ने जजिया नहीं दिया था तो इसने उसको जिंदा जला दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से एक नॉनसेंस सुल्तान इसे माना जाता है, या हम कहें नॉनसेंस नहीं तो कम से कम इसे सेफली ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था दिल्ली की सल्तनत पे। और इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो टूटने का क्रम था ये शुरू हो गया था। ठीक है। फिर सुल्तान मोहम्मद बेसिकली ये बलबन का बेटा था, ये बलबन का बेटा था और ये बलबन का सबसे काबिल बेटा था। इसने जो है ये मंगोलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए उस लड़ाई में ये मारा गया था। तो इसके मरने का बलबन के ऊपर बहुत दुख पहुंचा था और इतना बड़ा दुख पहुंचा था कि इसी दुख की वजह से इसकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये बलबन का सबसे बड़ा बेटा था और ये सबसे काबिल भी बेटा था, लेकिन ये जो है बलबन के टाइम पे ही इसकी डेथ हो गई थी। तो इस हिसाब से मंगोल खान का ये क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा निकल के आता है बी। ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल से या फिर अगली वीडियो से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।